बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जैसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 27 सितंबर 2024 को आपका सोशल साइंस का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आज का यानी कि एक ही दिन का टाइम और बचा हुआ है, जो कि बहुत कम है। इसीलिए बच्चों आप सभी एक दिन के इतने कम टाइम के अंतर्गत अपने सोशल साइंस के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपकी जो तैयारी है ना कल के पेपर के लिए ऐसी हो जाए कि आप 80 में से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, यानी कि पूरा पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, बेसिकली आपके सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है, और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर के अंदर में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हर साल आपके मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती है बच्चों कि आपके 27 तारीख के पेपर के लिए इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कम से कम आपकी 1 घंटे यानी कि 1 आवर तक की बनेगी। लेकिन जब ये वीडियो पूरी होगी ना तो मैं गारंटेड कहता हूं आपसे, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं अपना जो मिड टर्म का पेपर है सोशल साइंस का उसको बहुत अच्छे से कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो आ जाओ बच्चों, शुरुआत करते बिना देरी करते हुए, और उससे भी पहले आप सभी को आपके सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों। ठीक है, चलो देखिए पेपर जो है ये आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, पेपर के जो पैटर्न है इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पेपर के जो सामान्य निर्देश है ये पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि एसएसटी का आपका जो पेपर है बच्चों ये 6 खंडों में डिवाइड होगा, खंड का, खा, गा, घा, ना, चा। ठीक है, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर वो आएंगे 37। ठीक है, खंड का के अंतर्गत देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके 20 ये 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि पेपर में आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, फिर आपका जो खंड खा रहेगा बच्चों इस पेपर का, उसमें 21 से लेके 24 ये 2 अंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 2-2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन एक एक किताब से, और जो एमसीक्यू है ना 5-5 एमसीक्यू आपके जो 4 बुक्स हैं इनसे लिए जाएंगे। ओके, फिर आपका जो खंड गा रहेगा इसमें 25 से 29 ये 3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। ठीक है, फिर खंड घा आएगा बच्चों जिसमें 30 से लेके 33 ये आपके 5 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके हर एक किताब से। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां यहाँ पे खंड आ जाएगा, और इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन होंगे, 34, 35 और 36 ये 4 अंक के केस आधारित क्वेश्चन होंगे। ओके, फिर आपका खंड चा आ जाएगा जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा 37 जो कि मानचित्र आधारित होगा। ठीक है, 5 अंक का, जिसमें 37A जो है ये हिस्ट्री से होगा 2 नंबर का, 37B भूगोल से होगा 3 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब ध्यान से सुनो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, स्रोत आधारित और मैप, इन सभी को आज की इस 1 से 1.5 घंटे की जो वीडियो बनेगी इसी में समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात तो ये है बच्चों कि ये जो वीडियो है ना हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ साथ जिनके पास सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ओके, तो इंग्लिश मीडियम में देखो पेपर में 6 सेक्शन होंगे, ABCDE, नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 होंगे। सेक्शन ए में आपके 20 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे 21 से 24 2 मार्क्स के,
सेक्शन सी में आपके 25 से 29 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में 30 से लेके 33 ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि 4 हो गए। सेक्शन ई में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड। और सेक्शन एफ में मैप होगा 37 नंबर जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, जिसमें 37A हिस्ट्री से 2 मार्क्स का, 37B ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का। ओके, तो क्या आप तैयार हो बच्चों आज के पेपर की शुरुआत करने के लिए? शुरू करें, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का यानी कि सेक्शन नंबर ए, वो यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। और सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है बच्चों? टोटल है हमारे 20 MCQ, और मैंने कुछ अथवा भी लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है, जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको गैस करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए या फिर ये सेक्शन एंड हो जाए, सेक्शन ए वाला, तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, कि आपने भाई 20 में से कितने MCQ का राइट आंसर दिया है, ताकि मुझे भी तो पता चले कितनी तैयारी कर रखी है बच्चों आपने, ठीक है। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है, तो पहले क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे, फिर आपके पॉलिटिकल, फिर ज्योग्राफी, फिर आपके इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में एक गलत कथन है, उसको पहचानिए। तो देखते हैं भाई, गलत कथन में सबसे पहला है, फ्रांस में प्रथम स्टेट में पादरी शामिल होते थे, तो ये बात तो सही है भाई। दूसरा, बेस्टिल जो है ये पेरिस में एक किला था और एक जेल भी था, सही बात है। साथ ही वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, इसकी हार हुई थी, ये भी सही है। लेकिन ये कहना बच्चों कि जो फ्रेंच क्रांति थी ये निर्देशिका की स्थापना के साथ समाप्त हुई, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है बच्चों? सी वाली, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टिव, ये वाला गलत है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। अब सेकंड में हमसे ना बहुत सारे कथन हमें दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ओके, तो पहला कथन क्या कहता है बच्चों? देखो, ऊंचे पर्वत, विशाल घास के मैदान, इनको बुग्याल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो ऊंचे पर्वत में विशाल घास के मैदान होते हैं ना, इनको हम बुग्याल कहते हैं। दूसरा, रबी की फसल जो है वो किस मौसम में उगाई जाती है बच्चों? वसंत मौसम में, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। तीसरा, वह फसल जो कि मानसून में बोई तो जाती है लेकिन जाड़ों से पहले ही काट ली जाती है, ऐसी फसल को बोलते हैं बच्चों खरीफ फसल, तो ये भी सही है। चौथा, मलधारी चरवाहे खानाबदोश भारत के राज्य गुजरात में ज्यादातर रहते हैं। जो मलधारी चरवाहे हैं ना, खानाबदोश भारत के राज्य गुजरात में रहते हैं, तो ये भी सही है। पांचवा, जो रायका पशुपालक खानाबदोश हैं, ये किस राज्य में बच्चों? ये है केन्या में, जो कि भारत में नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये आपके केन्या में रहते हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं बच्चों। तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे? ए वाला ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राइट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर पेपर में अलग अलग से इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके 5 MCQ मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इनको चाहो आप पढ़ लो बेशक से, मैं आपको बस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे रहे हैं। ओके, और आंसर आपका जो है ना ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड क्या कहता है? वन अधिनियमों का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जो भी वन से संबंधित कानून या अधिनियम आते थे, उनसे इन चरवाहों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो हुआ ये कि उन्हें कुछ जंगलों में जाने की अनुमति दी गई, लेकिन बार बार अंदर आने जाने पर सख्त पाबंदी थी, ठीक है। कुछ ऐसे जंगल थे जहां पे ये चरवाहे आ जा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जहां पे पाबंदी लगा दी गई। तो वन अधिनियम का ये प्रभाव पड़ा, तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट है, ठीक है। What impact did the forest laws have on the lives of shepherd? तो हुआ ये, they were allowed access to some forests but their movement was strictly restricted. वो जा तो सकते लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकते। अब इसी में अथवा दिया गया है बच्चों इसी के संबंध में कि बंजर भूमि नियम क्या थे और उन्होंने चरवाहों को कैसे प्रभावित किया। तो भाई ये जो बंजर भूमि नियम है ना बच्चों, ये क्या थे? देखो, ये बंजर भूमि को लेने और उन्हें चुनिंदा व्यक्तियों को देने के लिए बनाए गए थे। तो ये जो बंजर भूमि नियम थे ना, ये क्या थे बच्चों? ये ऐसा नियम था जिसके तहत जो बंजर भूमि होती थी इसको ले लिया जाता था और उन्हें कुछ ही जो चुनिंदा व्यक्ति थे इन्हें दिया जाता था। अब इससे चरवाहे कैसे प्रभावित हुए?
तो जो चरवाहों के चरागाह थे इन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था, क्योंकि वो तो कहते हैं भाई बंजर भूमि है तो हम तो कब्जा करेंगे ही करेंगे, इसीलिए। तो बी वाला आपका राइट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में व्हाट वर वेस्टलैंड रेगुलेशंस एंड हाउ डिड दे अफेक्ट शेफर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यहाँ पे हमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन हमारा कहता है कि पेरिस में महिलाओं ने रोटी और राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए अक्टूबर 1789 में वर्साई की ओर कूच किया। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि पेरिस की महिलाओं ने रोटी और राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए अक्टूबर 1789 में वर्साई की ओर कूच कर दिया था। लेकिन कारण क्या कहता है कि पेरिस में महिलाएं रूसो तथा वोल्टेयर के विचारों से प्रभावित थी, ये गलत है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, अभिकथन ए तो सत्य है लेकिन कारण आर गलत है। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देखो, ये रहा आपका, ये भी ठीक है बट ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है बच्चों, नेशनल असेंबली ने 20 जून को खुद को क्या घोषित कर दिया। तो भाई नेशनल असेंबली ने खुद को क्या घोषित किया, एक राजनीतिक निकाय जिसमें फ्रांस के, नहीं 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 नहीं, गलत 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 सर जी, नेशनल असेंबली ने ना 20 जून को खुद को बेसिकली पूरे फ्रांस का प्रवक्ता घोषित किया था, यानी कि स्पोक्समैन ऑफ एंटायर फ्रेंच नेशन। ठीक है, ये इसने आपको घोषित किया था। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां से पॉलिटिकल वाला शुरू हो जाता है। तो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो आप सभी को पता होगा बच्चों, 26 जनवरी 1950। अच्छा बच्चों, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान जो है ये बना कब था। ठीक है, भारतीय संविधान कब बना था। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा, उस बच्चे के क्वेश्चन के आंसर को मैं पिन कर दूंगा और हार्ट भी दे दूंगा, ताकि और भी बच्चों को उसका आंसर पता चले। तो फटाफट से बताओ, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इंप्लीमेंटेड, 26 जनवरी 1950। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, नीचे दिए गए कौन कौन से कथन लोकतंत्र से संबंधित हैं। तो लोकतंत्र के बारे में देखो कौन कौन से कथन है यहाँ पे, और ये देखना कि कौन से संबंधित हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला, लोकतंत्र जो होते हैं ना, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में शासक राष्ट्रपति के द्वारा नामित होता है, ये बात गलत है। लोकतंत्र में सरकार को शासन करने में कोई पाबंदी नहीं होती है, गलत है, पाबंदियां होती हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति का जो वोट होता है वो एक मूल्य होता है, तो ये भी सही है। मतलब कि कथन 1 और कथन 4 ये केवल 2 सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा। अब इसी को इंग्लिश में देखिए बच्चों, विच द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, दक्षिणी अफ्रीका ये जो था, ये गणराज्य का नया झंडा कब लहराएगा। सिंपल सी बात है, दक्षिण अफ्रीका एक नया गणराज्य कब बना, तो बेसिकली 26 अप्रैल 1994 को, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक रिक्त स्थान दिया गया है कि सीरिया में एक ऐसी पार्टी थी और उसकी कुछ सहयोग पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति थी। तो वो ऐसी कौन सी पार्टी थी जो कि केवल वही गतिविधियां कर सकती थी, तो वो पार्टी थी बच्चों बाथ पार्टी। बाथ पार्टी और इसकी जो सहयोगी पार्टियां थी, यही सीरिया में राजनीतिक गतिविधियां कर सकती थी बस, और किसी को कोई अनुमति नहीं थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, किस देश में वर्ष 1930 के बाद वर्ष 2000 तक चुनाव में जो पीआरआई पार्टी थी, पीआरआई की अगर पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताओगे, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसको जीत मिली। तो किस देश में तकरीबन 70 सालों तक एक ही पार्टी जो थी वो जीतती आई थी, वो थी बच्चों मैक्सिको। कौन सी, मैक्सिको। इन विच कंट्री पीआरआई कीप्ट विनिंग एवरी इलेक्शन फ्रॉम 1930 टू 2000, तो ये थी मैक्सिको। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं बच्चों हमारे इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है। तो देखो डेयरी ये गैर कृषि क्रिया है, लघु निर्माण विनिर्माण ये भी गैर कृषि है, दुकानदारी भी गैर कृषि है। अब देखो कृषि लिख दिया गया, भाई कृषि का मतलब ही खेती करना होता है ना,
तो ये जो है वो गैर कृषि क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, यहाँ पे हमें जो है ना कुछ कथन दिए गए हैं बेरोजगारी के प्रभावों के बारे में। ओके, तो बेरोजगारी के प्रभाव के बारे में देखो, सबसे पहला, बेरोजगारी से जनशक्ति का अपव्यय होता है, अर्थात बेरोजगारी से जो लोगों की शक्ति होती है वो खोती रहती है, सही बात है। दूसरा, बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व में बदल जाते हैं। जो बेरोजगार लोग होते हैं तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? जो हमारे देश की सरकार होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था का दायित्व बन जाते हैं। तो केवल यही दो बेरोजगारी के प्रभाव हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी वाला सही होगा, कथन पहला और कथन दूसरा ये सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, चलो इंग्लिश में देखेंगे तो पहला और दूसरा जो है ये इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में सही होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कार्यबल की आबादी में शामिल है। तो कार्यबल जो होता है वो किस एज से किस एज तक होता है बच्चों? तो किशोर अवस्था, और जो कि 15 से 59 साल की होती है। ठीक है, सी वाला आंसर है। अगला देखो, दी वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड इन 15 to 59 ईयर्स। अब देखो अभिकथन कारण, अभिकथन हमसे ये कहता है बच्चों कि बेरोजगारी से जनशक्ति का अपव्यय होता है। बहुत सही बात है। भारत के मामले में सांख्यिकीय रूप से बेरोजगारी दर कम है, ये भी सही है, लेकिन बेरोजगारी से जनशक्ति का अपव्यय क्यों होता है ये बात कारण में नहीं बताई गई है। तो क्या बोलेंगे? अभिकथन ए और कारण आर हैं तो दोनों सत्य, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बी सही हो जाएगा। तो देखेंगे असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी वाला आंसर सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों में शामिल नाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, देखो यहाँ पे हमारा इंडिया है, एग्जांपल के लिए मैप में ये यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया से बड़ा भाई रूस और कनाडा है। ठीक है, रूस और कनाडा है, तो हाँ भाई इधर ऊपर की तरफ में रूस आ जाता है और इधर अमेरिका में इस साइड यहाँ पे कनाडा आ जाता है, जो कि बड़े हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य और अमेरिका, और रूस के नीचे ही यहाँ पे जो चाइना है वो भी आ जाता है, और इधर की तरफ आपका जो है अमेरिका आ जाता है, तो ये भी बड़ा है। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ये भी बड़े हैं, लेकिन म्यांमार जो है ना ये बहुत छोटा है। आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही इस धर की साइड में ये म्यांमार आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा देश है, तो यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी वाला है ना ये हो जाएगा इसका आंसर। द कंट्री विच आर बिगर देन इंडिया इन एरिया इज नॉट नेम्ड, तो वो है म्यांमार। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पे आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो एक ही बार में कंप्लीट होंगी। कैसे कैसे बच्चों? ध्यान से पढ़ना, देखो मेहनत मैं कर रहा हूं तो मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहते हैं बच्चों कि राजस्थान में लवण झील का नाम है सांभर, बिल्कुल सही बात। दूसरा, जम्मू एवं कश्मीर में मीठे पानी की झील का नाम है वूलर, बहुत अच्छे। तीसरा, सबसे लंबी जो प्रायद्वीपीय नदी है उसका नाम है गोदावरी, ठीक है। एक नदी जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है उसका नाम है नर्मदा। तो जो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जितने भी ये हमारे पॉइंट दिए गए हैं, ये सब के सब सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछा जाए लवण झील का नाम बताओ तो सांबर है, मीठे झील का नाम बताओ तो वूलर है, और ये है कहाँ कहाँ पे? तो सांबर है राजस्थान में, वूलर है जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, और जो ज्वालामुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। याद करके जाना है, ठीक है ना, ये नहीं कि वीडियो देख के निकल लिए, ना 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 ना, पढ़ना है, समझना है, याद करके जाना है पेपर के लिए। ठीक है, चलो अब इसको इंग्लिश में देखो। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेक के बारे में, नदियों के बारे में, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट ये दिए गए हैं सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, हिमाद्री हिमालय के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो जो हमारा हिमाद्री हिमालय है ना, ये भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, हिमाद्री हिमालय में 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सबसे ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं वो पाए जाते हैं। हिमाद्री हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माकुल, नंगा पर्वत, ये सभी शामिल है। मतलब जो डी वाला हमारा ऑप्शन है बच्चों ये बिल्कुल सही होगा। तो हिमाद्री के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है, तो ऑप्शन डी आएगी। ठीक है, अब इसके अथवा में देखो क्या कहा गया बच्चों कि उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए
जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बच्चों, ये यहाँ पे चाइना है। ठीक है, चाइना से यहाँ पे बहुत सारे राज्य लगते हैं। एक तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इधर नीचे हिमाचल है और इसी के नीचे यहाँ पे उत्तराखंड आ जाता है। ठीक है, फिर इधर सिक्किम है और इधर आपका यहाँ पे अरुणाचल आ जाता है। लेकिन जो बिहार है, बिहार ये सिक्किम के नीचे, भूटान के नीचे और नेपाल के नीचे आता है, तो ये चाइना से नहीं लगता है, यानी कि बिहार हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इसको इंग्लिश में देखो, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना, तो बिहार है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह की विशेषता क्या है इसमें से? तो देखो, लक्षद्वीप समूह जो है ना, ये द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं एवं अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, किससे निर्मित है? प्रवाल से और अरब सागर में स्थित हैं। इनका क्षेत्रफल कुल कितना है बच्चों? 32 किलोमीटर। याद रखना, लक्षद्वीप समूह किससे बने हैं? प्रवाल से। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। कितना क्षेत्रफल है? 32 किलोमीटर। इसका प्रशासनिक मुख्यालय है कावारत्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, तो लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में कौन सी विशेषता सही है? तो ऑप्शन नंबर डी वाली विशेषता सही है। ओके बच्चों, चलो अब देखो क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी विशेषताओं को अंकित करता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कौन कौन से विकल्प हैं जो कि हमारे पश्चिमी तटीय मैदान को सही बताते हैं? तो देखो, जो हमारा पश्चिमी घाट है ये अरब सागर के मध्य स्थित है। सही बात। पश्चिमी घाट का जो मैदान है ये चौड़ा भी है और समतल भी है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में, इस मतलब उत्तरी भाग को हम कोंकण भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 सही है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ये वाला पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, तो ऑप्शन बी राइट है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा सही है इसका, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अब एमसीक्यू का सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? फटाफट से, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, जवादी पहाड़ियां या फिर अनाईमुड़ी? फटाफट से सोचो कौन सा है बच्चों। आपको इस वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन का और आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। क्या? कि जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है अनाईमुड़ी, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, ऊंचाई वो कितनी है ये आपको मुझे कमेंट में बतानी है। फटाफट से कमेंट में बताओ। मैंने आपको सैंपल पेपर नंबर जो हमारा पहला वाला था उसमें बताया हुआ ये चीजें। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से जाओ और मुझे बताओ कि कितनी उसकी ऊंचाई है। अब इसी के साथ हमने सेक्शन नंबर ए के जो हमारे 20 एमसीक्यू थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वैसे तो हमने 22 डिस्कस किए हैं। तो आप सभी बच्चे कमेंट में अब मुझे फटाफट से बताओ कि आपने 22 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू के जो आंसर थे वो एकदम राइट दिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कितनी तैयारी कर रखी है आपने। ठीक है, चलो 20 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अगले सेक्शन की, जो कि है खंड नंबर खा, यानी कि सेक्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो 21 क्या कहता है बच्चों? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 1 नंबर में, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, नाम बताओ। तो देखो, क्षेत्रफल में भारत से बड़े जो क्या नाम है देश हैं उनके नाम आपके 2 या 3 नंबर में अलग से आ सकते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य जो हैं वो अलग से 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, उन देशों के नाम जो क्षेत्रफल में भारत से भी बड़े हैं। तो सबसे पहला है रशिया, जो भारत से बड़े यानी कि रूस, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना तो है ही, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक महाद्वीप ही है। ठीक है, फिर भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। कौन कौन सी? देखो, ये इंडिया का जो मैप है ना, शुरुआत में यहाँ पे आ जाता है आपका गुजरात, गुजरात के बगल में यहाँ पे आपका आता है राजस्थान, तो ये रेखा ऐसे होके जाती है। यहाँ से फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर यहीं पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और इधर मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमाद्री की कोई 4 विशेषताएं लिखिए।
तो अभी हिमाद्री के बारे में एक दो विशेषता तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हिमाद्री की विशेषताएं, हिमाद्री जो है सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर शामिल होते हैं। हिमालय का ये जो भाग है ये क्रोड और ग्रेनाइट से बना है। तो हिमाद्री जो किसका भाग है बच्चों? हिमालय का भाग है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसी का इंग्लिश मीडियम में देखें, देखो बच्चों क्या लिखा है कि नेम द कंट्रीज विच आर बिगर देन इंडिया इन एरिया। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये रही टोटल कंट्रीज। उसके बाद थ्रू विच स्टेट्स द इंडिया डज नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, नेम देम। तो वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद टेल एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयाज। तो ये रही आपकी 4 विशेषताएं, आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो पहले आप बताओगे, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिनमें जनता शासकों के द्वारा जिसमें जनता जो है वो शासकों का चुनाव करती है। जैसे जो हमारे पीएम होते हैं इनका चुनाव हम ही तो करते हैं चुनाव के द्वारा, तो इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? लोक जमा तंत्र अर्थात लोगों का तंत्र। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र का अर्थ यानी कि लोगों का शासन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी किसे कहते हैं अब आप समझ जाओगे। इसको इंग्लिश में देखो, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो क्या होती है डेमोक्रेसी? पढ़ो तो सही तभी तो समझोगे इंग्लिश में। चलो क्वेश्चन नंबर 23, खरीफ और जो रबी फसल है इसमें डिफरेंस कीजिए, इसमें अंतर बताइए। तो देखो बच्चों, खरीफ फसल को शरद ऋतु में उगाया जाता है। आमतौर पे सितंबर और अक्टूबर के बीच इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ यानी कि सर्दियों में। रबी वसंत की फसल है जिसे आमतौर पे मार्च के बाद काटा जाता है। तो वसंत का महीना जो होता है ना 3-4 महीने उसमें उगाते हैं और मार्च में से काट लिया जाता है। तो हो गया अंतर खरीफ फसल और रबी फसल का। ओके, आप इसे पढ़ सकते हो यहां से अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही छोटा प्रश्न और इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है बच्चों? जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त जो वर्ग हैं इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाया जाए। यही हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति, इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला कंप्लीट। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेक्शन नंबर बी के 2 नंबर के जो हमारे 4 क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब बारी आती है हमारे अगले सेक्शन की जो कि है खंड नंबर गा यानी कि सेक्शन नंबर सी। अब इसमें कैसे क्वेश्चन है बच्चों? 3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन। तो आओ ध्यान से समझते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन क्या कहता है, झीलें मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसे आपने डल झील, वोला झील, ऐसी बहुत सारी झीलों के बारे में पढ़ा। आखिर ये झीलें एक व्यक्ति के लिए, एक मानव के लिए जरूरी क्यों हैं? तो भाई झीलें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूं? तो मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि झीलें जो हैं ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायता करते हैं। जैसे नदी का बहाव कभी कभार ज्यादा हो जाता है ना, पानी ज्यादा आ जाता है, बाहर निकलने लगता है और एरिया में बाढ़ लाने लगता है, तो ये जो झीलें होती हैं ये नदी के बहाव को सही रखती हैं। ठीक है, दूसरा अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती हैं। कई बार होता है ना कि ज्यादा वर्षा हो रही है तो बाढ़ आने लगती है, तो ये झीलें उस पानी को अपने अंदर ले लेती हैं, तो इससे वर्षा जो है मतलब बाढ़ जो है ये भी नहीं आती है। और अब झील में जब पानी है और आपके एरिया में कभी वर्षा नहीं हुई तो सूखे के मौसम में आप इस पानी के बहाव को संतुलित कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं कई कार्यों में, है ना। उसके बाद झीलों का जो प्रयोग है भाई, इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। साथ ही साथ झीलें आसपास के क्षेत्र की जो जलवायु होती है इसको भी अच्छा बनाए रखती है। झीलों से जो जलीय परितंत्र है जैसे मछली वगैरह जो जलीय जीव हैं इनको संतुलित रखती है। बड़ी बड़ी झीलें
पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। जैसे आप कसोल वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी झीलें जो हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ठीक है, तो झीलें मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो अब आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, सहायक नदियों और जो विवर्तनिकाएं हैं इसमें अंतर बताइए। ठीक है, तो सहायक नदी और विवर्तनिकाओं में क्या अंतर है, तो देखो विवर्तनिका नहीं वितरिका है ना, हाँ वितारनिका बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सहायक नदी की, फिर वितारिका की। तो देखो सहायक नदी वह नदी जो किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे गंगा नदी है, अब गंगा में इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है जमुना, तो जमुना कह लो या फिर यमुना कह लो, तो ये गंगा में आके मिलती है, तो जमुना या फिर यमुना जिसे कहते हैं वो क्या है, वो इसकी सहायक नदी है। तो कोई भी छोटी नदी जब बड़ी नदी में आकर मिलती है तो उसे सहायक नदी कहते हैं। यह नदी मुख्य नदी का जो जल स्तर होती है उसे बढ़ा देती है और उसके प्रभाव को भी तेज कर देती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो ये एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है आपका 1 लीटर का, और अभी इसमें जो पानी है ना वो मात्र है 700 ml। कितना है, 700 ml। अब आपके पास में एक छोटा सा गिलसिया टाइप में है, ठीक है, जैसे नॉर्मल भाषा में नहीं बोलते हैं, वो गिलसिया है मात्र 100 ml की। अब इसमें आपने ये जो 100 ml का पानी है ना ये इसमें डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इसका जल स्तर बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि पहले 700 था अब 800 ml हो गया, तो अब ये ज़्यादा भारी भी हो गया, प्रभाव भी तेज हो गया। तो जो 100 ml वाली गिलसिया थी ये क्या हो गई, ये इसकी सहायक हो गई। तो ऐसे ही नदी का एग्जाम्पल है ना, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, अब चलो वितारिका समझो। तो देखो वह नदी जो किसी नदी से अवरोध के कारण अलग होकर बहने लगती है वितारिका कहलाते हैं। यह नदी के जल स्तर को घटा देती है और उसके प्रभाव को भी धीमा कर देती है, जैसे हुगली नदी की वितारिका। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने ये गिलास देखा अभी, ठीक है, इस गिलास में 800 ml पानी है, ठीक है। अब मान लो ये गिलास में ना हल्का सा कहीं से छेद हो जाता है और वहां से कम 100 ml जो पानी है ना वो बाहर निकल गया। अब ये जो पानी बाहर निकला ये क्या कहलाएगा, ये वितारिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वितारिका। अब इससे क्या होगा, इसका भार भी कम हो गया, प्रवाह कम हो गया, जल स्तर भी कम हो गया। बस, तो सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी सहायक नदी है उसी की उल्टी वितारिका है। बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देखो, वाई आर लेक्स इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, तो पढ़ो इंग्लिश वाले बच्चों। फिर हिंदी में, मतलब सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्यूटरियस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो देख लो बच्चों, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, तृतीय स्टेट की व्याख्या कीजिए। तो भाई तृतीय स्टेट क्या है, ध्यान से समझो। देखो तृतीय स्टेट में किसान, भूमिहीन शामिल थे, इसमें मजदूर भी शामिल है और शिक्षक भी शामिल होते हैं। तो तृतीय स्टेट जो है इसमें किसान के साथ साथ भूमिहीन, मजदूर और शिक्षक सब शामिल है। तृतीय स्टेट फ्रांसीसी समाज का सबसे निचला तबका है। तृतीय स्टेट के लोगों के पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। तृतीय स्टेट के लोग राज्य और चर्च के द्वारा जितने भी कर लगाए जाते हैं उन सभी का इन्हें भुगतान करना पड़ता है, राज्य के द्वारा, राज्य को भी और चर्च को भी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तृतीय स्टेट के लोगों ने अपने जन्म अधिकार और सामंती विशेष अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी थी, क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहे थे इसीलिए। तो ये व्याख्या है तृतीय स्टेट की। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, एक्सप्लेन द थर्ड स्टेट। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 27। नदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न अपवाह प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। तो नदियों की वजह से 5 तरीके के जो अपवाह प्रतिरूप हैं ये बनते हैं। पहला है द्रुमाकृतिक प्रतिरूप, जालीदार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप और अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो इन 5 के आप नाम याद कर लो जो कि आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में, एक्सप्लेन द वेरियस ड्रेनेज पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय रिवर। तो ये आ जाएंगे। अब 3 नंबर का अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बताया गया बच्चों कि गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। यानी कि वह सरकार जो कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलती है उसके क्या लक्षण होते हैं ये बताने हैं।
तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, गैर लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? गैर लोकतांत्रिक सरकार, जहां पे लोगों के द्वारा सरकार नहीं चुनी गई है। ठीक है, तो ऐसी सरकार के लक्षण कैसे होंगे? लोग जो है ये सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, आप ना जब 11वीं क्लास में आओगे या फिर 12वीं क्लास में आओगे, अच्छा दूरी क्यों जा रहे हो, अभी आपने वो जो सुना था ना, PRI पार्टी मेक्सिको की जो थी, ठीक है, तो उस पार्टी, वो पार्टी भी गैर लोकतांत्रिक ही तो थी। चाहे कोई भी पार्टी लड़े चुनाव, जीतेगी तो यही है ना, तो यही तो बात है। अब ऐसी पार्टी क्या करेगी? अपने खिलाफ, अपनी नीतियों के खिलाफ आलोचना सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो भाई लोग इनकी आलोचना नहीं कर पाते थे। दूसरा, शासनकर्ता सर्वोच्च होता था, यानी कि जो पार्टी का नेता था, जो भी शासन करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं। भाई जैसे PRI थी, इसने 1930 से लेके सन 2000 तक तकरीबन 70 सालों तक शासन किया। ठीक है, तो उसने किसी भी और पार्टी को आने ही नहीं दिया। चौथा, मजदूरों को व्यापारी संघ स्थापित करने की वही अनुमति नहीं देते थे। साथ ही प्रेस को आजादी नहीं देते थे, लोगों को आलोचना का अधिकार नहीं देते थे। तो ये लक्षण होते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार के। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ? चलो इंग्लिश में देखो, राइट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये आपके पॉइंट है, आप यहां से पढ़ सकते हो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हुई है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ भाई, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हरित क्रांति की वजह से मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हरित क्रांति के दौरान हमने अकाल को, भुखमरी को मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो रासायनिक उर्वरक थे इनका उपयोग किया। अब रसायन का उपयोग करेंगे तो भाई मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उपजाऊपन क्षमता है, वो खत्म होने लगी थी। ठीक है, अब ज्यादा रसायन के उपयोग से सिंचाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ी, तो इससे जो भूमि का जल है ये स्तर नीचे गिरने लगा था। तीसरा, रासायनिक उर्वरक जो थे वो आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाते थे, और जो जल होता था मिट्टी के नीचे का उसको दूषित भी कर देते थे। ठीक है, कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, नहीं ये पॉइंट अलग है आपका। ठीक है, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट अलग है बेसिकली। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट आपको लिखने थे, बात खत्म। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया ना? उसके बाद अथवा देखो, जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इनकी परिभाषा लिखिए। तो 3 डेफिनेशन हमें बतानी है। देखो सबसे पहले बात करेंगे जन्म दर की, फिर मृत्यु दर की, फिर शिशु मृत्यु दर। ध्यान से समझ लेना, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों की कुल संख्या में से जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने शिशुओं ने जन्म लिया, इसको जन्म दर बोलते हैं। दूसरा, मृत्यु दर, इससे अभिप्राय यह है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों की कुल संख्या में मरने वाले लोगों की संख्या, यानी कि मान लेते केवल 2024 की ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2024 में 1000 व्यक्तियों पर जितने लोगों ने जन्म लिया वो कहलाएगी जन्म दर, जितने की मृत्यु हुई वो कहलाएगी मृत्यु दर। हो गया आंसर। तीसरा, शिशु मृत्यु दर, इससे अभिप्राय यह है कि प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में से 1 वर्ष में से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु, यानी कि ऐसे शिशुओं की मृत्यु जो कि 1 वर्ष से कम हो और जो जन्म ले सकते थे, उनकी मौत को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, डू यू एग्री विद दिस? एक्सप्रेस योर व्यूज। हाँ भाई, मैं तो सहमत हूँ इस बात से। क्यों? क्योंकि मैं ये 3 पॉइंट बताऊंगा, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद राइट द डेफिनेशंस ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या क्या है बच्चों? बर्थ, डेथ एंड इन्फेंट, यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारा था सेक्शन नंबर सी, वो हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम शुरू करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर डी को, जिसमें 5-5 नंबर के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो क्या आप तैयार हो? शुरू करें? चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, खंड नंबर घ यानी कि सेक्शन डी शुरू हो चुका है, जिसमें 5 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन हैं, और चारों ही क्वेश्चन में आपको अथवा भी मिला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 30 को, फ्रांस में निर्वाह संकट क्या था
इसने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे शुरू किया? तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये कैसे शुरू हुआ और निर्वाह का संकट क्या था ये बताओ। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फ्रांस में निर्वाह संकट के बारे में, फिर इस स्थिति में फ्रांसीसी क्रांति की घंटी बज गई क्योंकि इस प्रकार से। ओके, तो देखो फ्रांस में निर्वाह संकट। फ्रांस में खाद्यान्न का उत्पादन जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था, इसीलिए रोटी की कीमत तेजी से बढ़ी। यानी कि खाद्यान्न का जो उत्पादन था ना बच्चों फ्रांस में वो बहुत कम हो रहा था, जबकि जो जनसंख्या थी वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। अब लोग ज्यादा हैं, सामान कम है, यानी कि खाना कम है, तो रोटी की कीमत बढ़ने लगी। दूसरा, जैसे ही श्रमिकों के लिए मजदूरी तय की गई, रोटी की कीमत उनके पहुंच से बाहर हो गई। यानी कि जो श्रमिक थे उनको बताया गया कि आपकी मजदूरी ये रहेगी, तो श्रमिकों ने देखा यार मजदूरी तो मेरी 100 रुपए है और मुझे एक टाइम की एक रोटी कम से कम 5 या 10 रुपए की पड़ेगी, तो फिर मेरा मजदूरी करने का फायदा क्या है? 5 या 10 कह लो या फिर 20 या 25 रुपए कह लो, तो मेरी आधी कमाई तो इसी में चली जाएगी, है ना। तो ये बात हुई। अब ये तो चल ही रहा था, इसके अलावा फ्रांस में सूखा पड़ गया, कई बार बारिश हो गई, इस वजह से स्थिति और खराब हुई। ठीक है, और इस प्रकार एक चरम स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पर आजीविका के मूल संसाधन संकटग्रस्त हो गए। यानी कि कृषि, उद्योग, व्यापार कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए निर्वाह का संकट उत्पन्न हो गया। और इसी निर्वाह संकट की वजह से फ्रांसीसी क्रांति की घंटी बज गई, क्योंकि कड़ाके की ठंड ने फसल नष्ट कर दी। इसीलिए गुस्साई हुई महिलाओं ने लंबी कतारों में घंटों बिताने के बाद बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। किस पे? बेकरी की दुकानों पे। वे राजा के महल की ओर रोटी मांगने के लिए कूच कर गए, जबकि कुछ उनके आदमी न्याय के लिए टेनिक कोर्ट में हड़ताल कर रहे थे। इसने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया जिसकी परिणति फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निर्वाह संकट था और इसने कैसे फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ाया, वो सारी बातें। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन में आए बदलाव जो थे उनका सामना उन्होंने कैसे किया? पहले तो क्या बदलाव आए, फिर उन्होंने इसका सामना कैसे किया। तो आ जाओ देखते हैं बच्चों। देखो पहले बात करेंगे कि औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन में प्रभाव और दूसरा उनसे कैसे सामना किया गया। तो देखो बच्चों, चरवाहों के जो इलाके थे अब ये सिकुड़ गए थे, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में जो नियम आए थे ना, वन नियम, ठीक है, तो इनसे चरवाहों के जो चरागाह थे जहाँ पे अपने पशु वगैरह चराते थे स्थानों को, वो कम होते चले गए। साथ ही मवेशियों को सीमित क्षेत्र पे चराना बता दिया गया कि भाई ये एरिया है, ये एरिया है, यहीं पे आप अपने पशुओं को चरा सकते हो। ठीक है, चरागाहों का स्तर गिरता गया। अब कम चरागाह होंगे, पशु ज्यादा होंगे, तो चारा कम रह जाएगा, ज्यादा पशु खा नहीं पाएंगे, तो चरागाहों का स्तर गिरता गया। अब खाना नहीं मिलेगा तो भाई जानवरों की मृत्यु वगैरह होने लगी भूख से, कमजोरी की वजह से, है ना, ये चीजें थी। अब ये तो हो गया चरवाहों के बारे में, और साथ ही साथ अब इनसे उन्होंने कैसे सामना किया। तो चरवाहों ने अपनी आवाजाही की जो दिशा थी इसमें बदलाव किया। यानी कि अब वो पहले मौसम के अनुसार आते जाते थे इधर उधर, अब उसमें चेंजेस करने शुरू कर दिए। ठीक है, इसी के साथ जो चरवाहे थे इन्होंने कुछ व्यापारिक गतिविधियां भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें पता चल गया भाई कि केवल चराने से हमारा जीवन नहीं कटेगा, हमें कुछ व्यापारिक गतिविधियां भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद नए चरागाहों की खोज इन्होंने शुरू कर दी। फिर जानवरों की संख्या कम कर दी। पहले तो नए चरागाह खोजने शुरू कर दिए, अब इन्होंने देखा कि भाई जानवर ज्यादा हैं तो जानवर कम कर दिए इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने जमीन खरीदना शुरू कर दिया। जमीन खरीद के ये कृषि करने लगे और चारा इकट्ठा करने लगे। कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी का काम करने लगे। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक शासन में चरवाहों का जो जीवन था वो बदलने लगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपके दोनों क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो। सबसे पहला क्या था बच्चों कि व्हाट वाज द सब्सटेंस क्राइसिस इन फ्रेंच, हाउ डिड इट स्टार्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या था ये बच्चों, आप यहां से पढ़ें। ठीक है, सब्सटेंस क्राइसिस इन फ्रेंच। ठीक है, अब इसने किस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया,
तो वो रीजन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा केवल, बाकी हिंदी में समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द लाइव्स ऑफ शेफर्ड्स एंड हाउ डिड शेफर्ड्स फेस द चेंजेस ब्राउट बाय कॉलोनियल रूल इन देयर लाइव्स। तो आ जाओ पढ़ लो, क्या इफेक्ट पड़े चरवाहों पर और उन्होंने उसका सामना कैसे किया, कैसे फेस किया, ये सभी चीजें यहाँ पे पढ़ लो। चलो अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल साइंस से है 31, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताइए। ठीक है, तो सरकारें दो तरीके की होती हैं, एक होती है लोकतांत्रिक, दूसरी होती है गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, तो पहले देखो बच्चों लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता। सबसे पहली, जो लोकतंत्र होता है इसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं। जैसे भारत में जो भी भारत का नागरिक है उसको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सभी को समान रूप से। दूसरा, शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हम ही ने तो उस शासक को चुना है, जैसे कि जो पीएम है हमारे, उनको हम ही ने तो चुना है चुनाव के द्वारा, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निर्णय विचार विमर्श से लिए जाते हैं, जो भी निर्णय वगैरह होते हैं वो विचार विमर्श से लिए जाते हैं। जनता के द्वारा शासक का चुनाव, बस वही बात आ गई। अब बारी आती है कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है इसकी, तो भाई गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, किसी को अधिकार नहीं मिलते पहली बात तो, और मिलते हैं तो केवल अमीरों को। साथ ही शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। निर्णय जो है ना, या तो कोई एक व्यक्ति लेता है या तो कोई एक समूह जो होता है ना वो लेता है, और शासकों का चुनाव जनता नहीं करती है, जनता की कोई भूमिका ही नहीं होती इसमें, तो है ना। तो ये है बच्चों लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार। चलो अब बारी आ जाती है आपके अथवा वाले क्वेश्चन की। संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं? भारतीय संविधान निर्माण के समक्ष क्या क्या परिस्थितियां थी? तो आ जाओ बच्चों देखते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात, संविधान निर्माण के यानी कि संविधान के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कार्य, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग को विकसित करना। आपको मैं छोटा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे धर्मों को, ठीक है, हमारे भारत में एक नहीं बल्कि कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति अलग है वो लोग रहते हैं। अब इतनी जो विविधताएं हैं, इसके होने के बावजूद इन सभी लोगों में एक भरोसा, एक सहयोग विकसित करना हमारे संविधान का काम है। ठीक। दूसरा, ये स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, ये काम भी संविधान करता है। अब सरकार संविधान जो है ये तो बना नहीं सकती, तो संविधान ये बताता है कि सरकार गठित कैसे होगी। तो हमारे संविधान ने बताया कैसे, चुनाव के द्वारा गठित होगी सरकार, और फैसले भी वही लेगा और फैसले संसद लेगी। ठीक है। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय की गई और नागरिकों के अधिकार बताए गए, जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, और मानवाधिकार वगैरह, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो सब बताए गए इसमें। ठीक। चौथा वाला, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, ये चीजें। ठीक है। अब चलो इसकी बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की समक्ष क्या क्या परिस्थितियां थी, यानी कि चुनौतियां क्या थी। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था बच्चों, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ था, यानी कि भारत जो था वो गुलाम था उस समय ब्रिटेन का। तो सबसे बड़ी परिस्थिति यानी कि चुनौती ये थी। दूसरा, जब भारतीय संविधान बना या फिर भारतीय संविधान जब बनी रहा था, तो भारत का विभाजन हो गया धार्मिक आधार पे, और जब ये विभाजन हुआ बच्चों, तो उस समय हमारी जो संविधान के सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई, क्योंकि टोटल 389 मेंबर्स थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। लेकिन जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के जो 89 मेंबर्स थे, ठीक है, 80 मेंबर्स थे बेसिकली, 80 नहीं 90, ठीक है, कितने, एक सेकेंड, 80 नहीं, जो 90 मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई इस विभाजन में। ठीक है। रिफ्यूजी समस्या आई, यानी कि शरणार्थी का आवागमन वगैरह, देशी रियासतों का विलय, लगभग 565 बच्चों ऐसी रियासतें थी जो भारत में थी, इसमें से 10 से लेके 15 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय भारत में बड़ी मुश्किल से हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर और भी बहुत सारी। ठीक है ना। तो ये थी भारतीय संविधान निर्माण के समक्ष परिस्थितियां। ओके, कार्य और परिस्थितियां समझ गए। अब इसको इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों,
स्टेट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो नॉन डेमोक्रेटिक होती है उसके ये बातें हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस बिफोर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेन फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर्कमस्टांसेस क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 32 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, उत्तरी मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। जो हमारा नॉर्थ मैदान है, उत्तरी मैदान, इसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो बताते हैं भाई उत्तरी मैदान की विशेषताएं। सबसे पहली बात, उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो हिमालय की नदियों से हुआ है और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनसे। तो हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय की जो नदियां थी इनसे जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई, इससे ये मैदान बना। ठीक है, उत्तरी मैदान जो है बच्चों ये तकरीबन 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, बस इतने याद रख लो, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ये याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, उत्तरी मैदान पर्याप्त पानी की उपलब्धता है यहाँ पे और अच्छी जलवायु है, जिसकी वजह से ये मैदान बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, यह मैदान भारत का जो सघन आबादी है वो वाला भूभाग है। इस मैदान की जो नदियां हैं ये समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसीलिए तो ये खुद भी बनता है और ये उपजाऊ भी होता है ना। आ गया समझ? चलो अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इसके मध्य में अंतर बताओ। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो, सबसे पहले काटा क्यों भाई, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की और फिर बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। देखो बच्चों, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है हमारा ये पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कम चौड़ा है। फिर बच्चों पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान बहुत ही बड़े बड़े हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। अच्छा, ये तो बता ही दिया आपको। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में आया क्या? चलो 32 हो गया आपका। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। तो क्या है बच्चों, यहां से आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये रहे सारे पॉइंट। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो बच्चों ये देखो, पहले वेस्टर्न की बात करेंगे, ये पॉइंट है आपके। फिर हम बात करेंगे ईस्टर्न की, उसके ये पॉइंट है। ठीक है, अब 5 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारे जो केस बेस्ड है और मैप होगा उसको देखेंगे। तो 33 क्या कहता है बच्चों? बेरोजगारी किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का हानिकारक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आओ बच्चों पहले समझेंगे बेरोजगारी कहते किसे हैं। ठीक है, अरे ऊपर वाले को नहीं, सिर्फ इतना। फिर समझेंगे बेरोजगारी के हानिकारक परिणाम। तो देखो बच्चों, बेरोजगारी वह दशा या फिर वह स्थिति जब कोई भी व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो बेरोजगारी क्या है बच्चों? बेरोजगारी ऐसी होती है कि आप काम तो करना चाहते हो, जो मजदूरी जो पैसा मिल रहा है वो भी उस पर भी काम कर सकते हो, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपके पास, लेकिन आपको काम ही नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के परिणाम बहुत हानिकारक होते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, बेरोजगार जनसंख्या पर किया गया धन का अपव्यय, यानी कि बेरोजगार जो है, बेरोजगारी जो जनसंख्या है इस पर धन जो हम खर्चते हैं ये खराब होता है एक तरीके से। मतलब जो लोग बेरोजगार हैं उनकी देखभाल वगैरह तो करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो पैसा खराब हुआ ना। दूसरा, जनसंख्या दायित्व ही बनी रहती है। जो लोग हैं
वो सरकार के लिए एक बोझ बने रहते हैं, एक दायित्व बने रहते हैं। तीसरा, शेष और आक्रोश की भावना बनी रहती है, यानी कि गुस्सा वगैरह बना रहता है, भाई पैसा नहीं आएगा, काम नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो रहेगा ही ना। देश के आर्थिक भार में वृद्धि होती है, क्योंकि भाई इन पे भी पैसा खर्चा करना होता है, इसीलिए देश का विकास नहीं हो पाता। परिवार के स्वास्थ्य के स्तर में कमी, जब पैसा ही नहीं है तो दवाइयां वगैरह लाएंगे कहाँ से, तो स्वास्थ्य स्तर में कमी। और छठा, परिवार शिक्षा व कौशल विस्तार में कमी होती है। पैसे ही नहीं है खाने पीने लायक, तो परिवार शिक्षा या कौशल सिखाएगा ही क्या। ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीजों का वर्णन कीजिए। तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, उसमें सबसे पहला है भूमि। ठीक है, पहली आवश्यकता है भूमि, दूसरी है श्रम, तीसरी भौतिक पूंजी, चौथी मानव पूंजी और पांचवी बाजार। तो एक एक करके हम इन सभी को अच्छे से समझेंगे। देखो, पहली आवश्यकता है बच्चों भूमि और जो अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि जल, वन, खनिज, इनकी आवश्यकता। दूसरा है बच्चों श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है, तो कुछ में अकुशल भी चल जाते हैं। फिर भौतिक पूंजी, उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम करने वाली जो आगतें हैं, यानी कि जो खर्चा बैठेगा, जैसे इमारतें, मशीनें, औजार, तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्थायी और कार्यशील होना चाहिए। चौथा मानव पूंजी, उत्पादन जब हम करते हैं किसी फैक्ट्री में, तो हमें उसमें एक साथ करने योग्य बनाने के लिए है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, मानव पूंजी का मतलब क्या हो गया, उत्पादन करने के लिए एक साथ करने योग्य बनाने। फिर पांचवा आता है बाजार, उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। यानी कि उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए जो बाजार हैं, ये भी एक बहुत जरूरी तत्व होते हैं बच्चों। ठीक है, आ गया समझ। चलो, तो ये हो गया आपका 33 क्वेश्चन। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे बच्चों, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड एनालाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थिंग्स नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या क्या पॉइंट है, ये पढ़ लो यहां से। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट एंड ऑल्सो लैंड एंड वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस पेपर का अभी तक हमने कौन सा सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सेक्शन नंबर डी। ठीक है, देखो बच्चों 1 घंटा होने को आया है हमारी वीडियो को। ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आप सभी बच्चे आज के इस वाले सैंपल पेपर के कम से कम आप 500 लाइक कर देते हैं, कितने, कम से कम अगर आपने 500 लाइक कर दिए, तो आपको मैं ऐसी ही कम से कम 1 से 2 वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगा, एक से 1.5 घंटे की, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट में आप बोलो कि हाँ सर जी, हमें ऐसी 1-2 वीडियो और लेके आओ हमारे लिए, ताकि तैयारी और बढ़िया हो। ठीक है, पक्की बात है, मैं पक्का लेके आऊंगा आपके लिए अगर आप ये करते हो तो। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं अगले वाले सेक्शन की, जो कि है हमारा खंड नंबर ए, यानी कि सेक्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए 34 क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए 4 नंबर में। अब ये गद्यांश पढ़ने में हमें बहुत टाइम लगेगा, आपको मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि 34.1 क्या कहता है, जीसी वांस के अनुसार गुर्जरों के लिए धन का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसी पैसेज में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1850 के दशक में जीसी वांस ने कांगड़ा के गुर्जरों का वर्णन इस प्रकार से किया। ठीक है, पहाड़ियों में रहने वाले गुर्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं, वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। गादियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं, गडरियों के भेड़ बकरियां होती हैं, तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे पर रहते हैं, दूध, घी, मवेशियों से मिलने वाली जो दूसरी चीजें हैं, इन्हें बेचकर अपना पेट पालते हैं। तो कैसे ये अपना गुजारा कैसे करते हैं बच्चों, ये गाय भैंस को पालते हैं। ठीक है,
जंगल के किनारे रहते हैं, दूध, घी और मवेशियों मिलने वाली दूसरी चीजों को बेचते हैं, इससे अपना ये गुजर बसर करते हैं। तो क्या है बच्चों, गुर्जरों के लिए धन का मुख्य स्रोत है उनकी भैंस, क्योंकि भैंस ही तो दूध वगैरह देती है ना, तभी सो घी और उससे संबंधित जो उत्पादन को बेचते हैं, है ना। दूसरा, जीसी बांस के अनुसार गुर्जरों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो अभी आपको बता ही दिया मैंने, प्राथमिक व्यवसाय है पशुपालन, यानी कि भैंसों के झुंड को पालना। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के अनुसार गुर्जर महिलाओं की जो दिनचर्या थी वो क्या होती थी, और गर्मी के मौसम में गुर्जर अपने झुंड को लेकर कहाँ चले जाते थे। तो आ जाओ, आपको पैसेज में दिखाता हूं। देखो देखते दो। ठीक है, ये रहा। देखो, औरतें जो हैं ये सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती थी। उनकी हांडियों में दूध, मक्खन और घी होता था। वे सिर्फ इतनी ही चीजें बाजार में लेके ले जा पाती थी जितनी घर चलाने के लिए काफी होती थी। उसके अलावा गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर प्रायः ऊपरी इलाकों में चले जाते थे, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सी हरी भरी बरसाती घास मिलती, बल्कि खुद को वो उस मौसम के हिसाब से ढाल भी लेते। ठीक है, तो बस वही लिख दिया। परिच्छेद के अनुसार गुर्जर स्त्रियां प्रतिदिन सुबह सिर पर टोकरियां लेके जाती, जिसमें दूध, घी, छाछ से भरे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बाजार में ले जाती थी। गर्म मौसम के दौरान गुर्जर आमतौर पर अपने झुंडों को ऊपरी सीमा में लेके चले जाते थे, जहां वैसे समृद्ध घास का आनंद लिया करती थी। हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी आपके 1-1 नंबर के हैं। ओके, चलो, इसको इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ोगे, मुझे पता है आप पढ़ोगे, तो पढ़ो यहाँ से, फिर देरी किस बात की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, मतलब पॉइंट है। रही बात आपके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। वेट अ मिनट, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये इसका आंसर, ये रहा आपका सेकंड, ये इसका आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन और ये इसका आंसर। मैं आपको तीनों क्वेश्चन के बाद में दिखा देता हूँ, ये रहे, देखो। ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें जो पैसेज है वो बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा। ठीक है, देखो क्या कहा गया है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पर पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों एमसीक्यू में आ सकता है कि काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप से। कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार में। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों, काली मृदा की ज्वालामुखी से। इसीलिए इसको इसलिए इसके सेल को इसके सेल अग्नेय होते हैं। वास्तव में इन सेलों के समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनमें काली मृदा का निर्माण हुआ है। कई सैकड़ों वर्ष लगते हैं एक मृदा की परत को बनने के लिए। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियों से हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैली हुई हैं। चलो क्वेश्चन देखो फटाफट से। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। प्रायद्वीपीय पठार के शैल अग्नेय क्यों हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, अग्नेय शैलों के अपरदन से। प्रायद्वीपीय पठार के बनने का कारण यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बनता है। 2 कारण से, गोंडवाना भूमि के टूटने से और अपवाह के कारण। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और ये आपके 1-1 नंबर के। ठीक है, इसी का इंग्लिश मीडियम देखो बच्चों, ये रहा आपका। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, ये नहीं कि छोड़ के चले गए। चलो इसी का यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 35वां वाला यहाँ पे आ जाता है। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो अगला वाला पैसेज है ये आएगा आपकी इकोनॉमिक्स वाली बुक से, यानी कि अर्थशास्त्र वाली। ओके, तो इसमें देखिए पहले चैप्टर से लिया गया है। पालमपुर में एक वर्ष में जो किसान हैं ये 3 अलग अलग जो फसलें हैं इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की व्यवस्था विकसित है। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की जो प्रणाली है उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक साल में अगर आप एक से ज्यादा फसलें उगाते हो, 2, 3, 4, तो उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते थे। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में केवल और केवल आलू ही पैदा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला, कृषि में सिंचाई के महत्व को समझाइए। तो भाई
सुविकसित सिंचाई व्यवस्था जो है ये कृषि उत्पाद को बढ़ाती है। आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे मानो ये एक ए खेत है, ये एक बी खेत है। अब ए खेत में हमें जितनी सिंचाई चाहिए उतनी सिंचाई हमें मिल नहीं पा रही है, तो उत्पादन क्या होगा, उत्पादन भी कम होगा। और दूसरा एरिया ऐसा है जहां पे हमें जितनी सिंचाई चाहिए उतनी हमें मिल रही है, तो उत्पादन ज्यादा होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंस ये है सिंचाई की। दूसरा, पालमपुर गांव में इस प्रणाली से क्या लाभ हुआ, इस प्रणाली से ये लाभ हुआ कि लोग एक की बजाय एक साल में 2-3 फसलें उगाने लगे। ठीक, उसके अलावा यदि आप आलमपुर गांव में एक किसान होते, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, आप पालमपुर गांव के किसान हो, तो आप अपने कृषि भूमि से उत्पादन कैसे बढ़ाते, तो आप कैसे बढ़ाते भाई? सबसे पहले तो मैं जो बहुविध फसल प्रणाली है इसका प्रयोग करता, साथ ही साथ मैं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करता, आधुनिक जो बीज हैं मैं इनका उपयोग करता, साथ ही साथ मैं सिंचाई की जो नई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करता, तो इससे मेरी फसल और अच्छी हो जाती है ना। इस प्रकार से अब इसी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, ये रहे आपके, ठीक है। चलो, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेक्शन नंबर जो हमारा ई था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर एफ, यानी कि खंड नंबर 4 को। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, भूल जाओ यहाँ पे कुछ लिखा है, ये है 2 नंबर। ओके, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 5 नंबर का जो है ये आपका मैप है। ओके, तो मैप जो है ना 37 का ए, ये क्या कहता है कि दिए गए फ्रांस के रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी ये अंकित किए गए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई जो रेखाएं हैं उन पर उनका सही नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको मैं पहले वो 2 नाम दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले हमारा एक ये वाला नाम है और दूसरा हमारा ये वाला नाम है, यानी कि एक हमारा दिया गया है यहाँ पे ये ए और दूसरा बी। अब हमें पहचानना है कि इसके क्या क्या नाम है। इसकी जानकारी के लिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात ये बच्चों कि ये एक ऐसा बंदरगाह है जो कि दास व्यापार से संबंधित है, और दूसरा एक ऐसा बंदरगाह है जो कि दास व्यापार के कारण प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो दास व्यापार से संबंधित और दास व्यापार के कारण प्रसिद्ध बंदरगाह। ठीक है, तो आपको फ्रांस का जो मैप है ये पूरा याद होना चाहिए। तो फ्रांस के मैप को आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला वाला रहेगा वो है नानतेस। ठीक है, और दूसरा रहेगा बोर्दो। हिंदी में बोर्दो बोलते हैं और इंग्लिश में बोर्डोक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए वाला क्या हो गया बच्चों, ए वाला हो जाएगा हमारा नानतेस। ठीक है, ढंग से लिखना चाहिए ऐसे, नानतेस। और आपका ये वाला जो है दूसरा वाला, ये बेसिकली हिंदी में इसको हम बोर्डो बोलते हैं, बोर्दो। ठीक है, और इंग्लिश में बोर्डोक्स बोलते हैं। और इसके अलावा आपके 2 इंडिकेशन और आ सकते हैं। एक आपका ये यहाँ पे पेरिस आ जाएगा और एक आपका ये जो मार्शल्स है ये आ जाएगा। बाकी एक चीज और, आपके मैप के लिए ना मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट की एक ही वीडियो है। वो यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके उस वीडियो को जरूर से देख लेना। ये नहीं कि बिना देखे चल लिए ना 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 ना, देख के जाना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देख लेना उसको। अगला जो मैप है बच्चों वो आता है हमारा भाग बी का। ठीक है, और ये है 3 नंबर का। इसमें क्या कहा गया है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त प्रतीकों के माध्यम से समझाइए, केवल 3। पहले आपको हिमालय पर्वत बताना है, फिर उत्तरी मैदान बताना है, फिर प्रायद्वीपीय पठार बताना है और फिर तटीय मैदान बताने हैं। तो मैं आपको 5 बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखिए हिमालय पर्वत कहाँ पे है। तो इतना आपका ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया जो चॉकलेटी कलर से ये वाला, ये ठीक है, और यहां से लेके ये जो एरिया है ये, ठीक है, लिखा है ना हुआ एक 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 इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये आपका हिमालय पर्वत है। दूसरा है बच्चों उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान आप देखेंगे ये रहा दूसरा, ये लिखा है ना दूसरा। तो ये जो आपका एरिया है ये वाला हरा वाला, ये है आपका उत्तरी मैदान। ठीक, फिर आता है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, देखो ये जो हमारा एरिया है बीच वाला, ठीक है ना, जिसमें ये 30 मार्क्स से लिखा गया है, ये हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, उसके बाद भारतीय मरुस्थल कहाँ पे भाई, ये देखो भारतीय मरुस्थल बेसिकली राजस्थान में है और राजस्थान इस वाले इलाके में
आता है। ठीक, अगला वाला एक सेकंड, ये तो चौथा हो गया। पांचवा है तटीय मैदान। अब तटीय मैदान बेसिकली एक तो हमारा इधर वेस्टर्न घाट है और इधर हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये इधर से देखिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे 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 ये हो जाएगा। फिर आता है बच्चों द्वीप समूह। तो दो प्रकार के द्वीप समूह है। छठा इधर है हमारा लक्षद्वीप और इधर है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक मैप आपको अभी मैं और समझा देता हूं, जो कि पिछली वीडियो में समझाया था। देखो, भारत की जो मुख्य नदियां और झील हैं, इसमें से झीलों का जो मैप है बच्चों, ये आपके पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखें बच्चों, सबसे पहली आपकी जो झील है, ठीक है, सबसे पहली वो यहाँ पे दी गई है बच्चों। ये देखो, सबसे पहली झील का नाम है आपकी वूलर झील। और ये वूलर झील कहाँ पे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, दूसरी झील का नाम है बच्चों सांभर नामक झील। और ये झील कहाँ पे बच्चों? ये झील है आपकी राजस्थान में। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक सेकेंड, यहाँ पे इन सभी का ना नाम लिखूंगा। ये आपकी सांभर नामक झील है और ये कहाँ पे बच्चों? ये आपकी राजस्थान में। ओके, अगली झील जो है बच्चों वो आती है आपकी यहाँ पे कहाँ चली गई? अभी यही तो थी, एक और झील है। एक सेकेंड, ये देखो पुलकित झील। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो है वो तमिलनाडु इसमें आ जाती है। इसके अलावा कोल्लूरू झील जो है ये आपकी जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे आ जाती है। बाकी नदियों वगैरह के बारे में, अच्छा हाँ, ये चिल्का झील जो है आपकी, चिल्का झील, ये आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इस मैप को भी आप याद जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का हमारा ये वाला सैंपल पेपर पूरा हुआ। ओके, तो एक बार मैं इसको सबसे टॉप पे ले चलूं। हाँ देखो, इस तरीके से आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक था, क्लास 9th के लिए आपका जो सोशल साइंस का कल पेपर होने वाला है मिड टर्म एग्जाम का 27 तारीख को, इसके लिए हमने अपना जो दूसरा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन, ये पूरा कर लिया। ठीक है, अब आपको मैंने एक टारगेट दिया है कि अगर आप इस वीडियो पे मिनिमम 500, ठीक है, के नहीं 500 अगर आप लाइक करवा देते हो तो आपको मैं ऐसे ही 1 से 2 वीडियोस और दूंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। इवन अगर आप इन्हें लाइक नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको वीडियोस जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे चिंता है आपके रिजल्ट की, आपकी तैयारी की। लेकिन लाइक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए तो मोटिवेशन की बात है। ठीक है, तो लाइक तो जरूर करें। ओके, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं वो मुझे बता के जरूर जाना। बाकी आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।